हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम काफ़ी महत्वपूर्ण एक टॉपिक पे बातचीत करेंगे, जिसका आप हेडिंग देख रहे होंगे, बहुमत का प्रकार बोलते हैं इसको, या टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। अगर बात करें टाइप्स ऑफ मेजोरिटी के बारे में, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन जब भी आप पढ़ते हैं तो हमेशा ये चर्चा में रहता है कि साधारण बहुमत किसे कहते हैं, विशेष बहुमत किसे कहते हैं, प्रभावी बहुमत किसे कहते हैं। साथ ही साथ विशेष बहुमत के भी अलग अलग प्रकार हैं, विशेष बहुमत 1, विशेष बहुमत 2, विशेष बहुमत 3। राष्ट्रपति के लिए महाभियोग जब लगाया जाता है, इसके लिए कौन सी बहुमत चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए कौन सी बहुमत चाहिए। इसके साथ साथ अगर बात करें तो लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए, राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए, साधारण विधेयक को पारित करने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए। तो ये सारी बहुमत क्या होता है, इस पर हम बातचीत करेंगे, और इस अलग अलग बहुमत का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है, उस सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि बहुमत को किससे हटाया जाता है, जैसे महाभियोग राष्ट्रपति को हटाया जाता है आर्टिकल 61। तो इन सारी बातों पे हम बातचीत करेंगे, और काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। अगर आप पॉलिटी के सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। कृपया इस वीडियो को देखते समय नोट्स वगैरह भी आप साथ साथ में बना लें। वीडियो ख़त्म होगा तो आप देखेंगे एक बहुत बढ़िया नॉलेज या बहुत बढ़िया नॉलेजेबल वीडियो आपके पास मिल जाएगा, और इसके माध्यम से काफ़ी बहुत बड़ी चीज़ आप सीख पाएंगे कि टाइप्स ऑफ मेजोरिटी क्या होता है, या बहुमत क्या होता है, और बहुमत के अलग अलग प्रकार क्या होता है, कैसे ये पूरा चीज़ें फाइनल होती है, उसके बारे में आराम से आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। ऊपर हेडिंग आपको दिख रहा होगा कि टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, यहाँ पर दिया हुआ है टाइप्स ऑफ मेजोरिटी यानी बहुमत के प्रकार। अगर बहुमत के प्रकार की बात करें तो बहुमत ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है 4 प्रकार का, मेल नहीं यहाँ पे दिया गया है। एक होता है साधारण बहुमत, जिसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। एक होता है प्रभावी बहुमत, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। एक होता है पूर्ण बहुमत, जिसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी बोलते हैं, जो सामान्यतः चुनाव के समय आप सुनते होंगे कि इस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया। उसके बाद से एक होता है विशेष बहुमत, जिसको बोलते हैं हम स्पेशल मेजोरिटी। और विशेष बहुमत के भी 3 प्रकार है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये तीनों प्रकार के विशेष बहुमत में क्या अंतर है, इसको देखेंगे, और इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उन सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो ये एक बैच आपको पता है कि बिहार पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, उसी बिहार पुलिस की वैकेंसी के लिए एक नया बैच, हालांकि इसकी स्टार्टिंग 20 तारीख से होने वाला था, लेकिन आपकी पता है कि अभी जिला प्रशासन के आदेशानुसार सारे कोचिंग संस्थान वगैरह, स्कूल्स वगैरह बंद है, इसलिए ये प्लान कैंसिल कर दिया गया। 20 तारीख को जो बैच शुरू होने वाला था, अब ये बैच 27 तारीख से चालू होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 27 जून 2023 से चालू होगा, मतलब नेक्स्ट वीक से ये बैच चालू होने जा रहा है। 6 से 8 ये बैच चलेगा, 6 से 8। एग्ज़ाम से पहले कोशिश किया जाएगा आपके जितने सारे पाठ्यक्रम है उन सबको कंप्लीट कराया जाए, और एक लेवल वाला वीकली क्लास टेस्ट इसमें होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिस्कशन होगा, प्रैक्टिस होगा, पूरा एक कंप्लीट ये पैकेज है आपका बिहार पुलिस के लिए। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो 6 से 8 इस बैच को आप ज्वाइन करें। 27 तारीख से बैच चालू होगा, एकदम बदले हुए पैटर्न के अनुसार पूरी तरह से बिहार पुलिस के लिए, मतलब इसमें से आपको पूरी सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो कृपया करके इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको बिहार पुलिस का पेपर देना है। अभी जो वैकेंसीज आने वाली हैं 27 जून को ध्यान रखें, 27 जून 2023 से ये बैच क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। आगे हम बात करते हैं बहुमत के बारे में, लेकिन बहुमत में के बारे में पहुंचने से पहले कुछ बातें आपको बेसिक हम आपको बता दें कि ये बात, मतलब बेसिक कुछ बातें आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि इस पूरे हमारे संविधान के 3 अंग हैं। हमारे संविधान की अगर बात करें तो संविधान के 3 अंग हैं, 3 अंग जिसको संविधान के 3 स्तंभ भी कहा जाता है। जिसमें से अगर बात करें तो एक होता है विधायिका, जिसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, विधायिका जिसको लेजिस्लेचर बोलते हैं। एक होता है कार्यपालिका, जिसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, कार्यपालिका। और एक होता है न्यायपालिका, जो न्याय करता है। विधायिका जो होता है वो कानून बनाता है, विधायिका का काम है कानून का निर्माण करना, तो विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, न्यायपालिका ये जज करती है कि जो कानून बना है वो ठीक ढंग से लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है। ठीक है, अब विधायिका के भी अंदर बात करें तो ये 2 तरीके से विधायिका आपको मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आपको पता है कि पार्लियामेंट, जहाँ पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, यानी मोदी जी को कानून बनाना होगा तो वो विधायिका यानी पार्लियामेंट से कानून बनेगा। अगर स्टेट को बनाना होगा तो स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको हम सामान्यतः विधानमंडल के नाम से जानते हैं, विधानमंडल, यानी नीतीश कुमार को कानून बनाना होगा तो बिहार विधानमंडल में बनाएंगे।
योगी आदित्यनाथ को कानून बनाना होगा तो उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में बनाएंगे, ममता बनर्जी को कानून बनाना होगा तो बंगाल विधानमंडल में बनाएंगे। तो ये विधायिका होती है, विधायिका में एक होता है संसद और एक होती है विधानमंडल। हम जो बहुमत के प्रकार पढ़ने जाएंगे, इसी विधायिका के अंतर्गत कैसे बिल पारित होता है, इन सारी चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे, ठीक है। तो संसद और विधानमंडल से कोई विधेयक कैसे पारित होता है, इसके बारे में ही आज का डिस्कशन है, और कौन से बहुमत को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। संसद और विधानमंडल, तो इसको थोड़ा सा आप दिमाग में रखिए। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि संसद या विधानमंडल के बारे में। तो अगर आप संसद या पार्लियामेंट, देश की संसद की बात करें, देश की संसद की बात करें संसद, तो आपको पता है कि देश की संसद में 2 सदन हैं, एक को बोलते हैं लोकसभा और एक को बोलते हैं राज्यसभा। अच्छा, एक बात थोड़ा इसके पहले हम समझ लेते हैं कि बिल और एक्ट में क्या फ़र्क है। काफ़ी पॉलिटी में ये दोनों शब्द आप समझते हैं, बिल और एक्ट में क्या फ़र्क है। जिसको बिल या एक्ट, इसको सामान्यतः बोल देते हैं हम विधेयक, इसको हम बोलते हैं विधेयक, और इसको बोलते हैं अधिनियम, अधिनियम। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है थोड़ा सा समझ लीजिए। विधेयक होता है जिसको हम बिल बोलते हैं, तो बिल जो होता है ना, वो कानून बनने का पहले का एक ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट जो सामान्यतः सरकार के द्वारा तैयार किया जाता है। ये संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात, यानी इन दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात ये प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अगर राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देता है तब ये बन जाता है एक्ट, या तब बन जाता है ये अधिनियम। जैसे मान लो कि जीएसटी एक्ट बनाना है, जीएसटी पे कोई कानून बनाना है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, पहले जीएसटी का एक बिल तैयार होगा, क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से संबंधित है, तो वित्त मंत्रालय इस बिल को तैयार करेगा। उसके बाद से इसको दोनों हाउस से बिल तैयार हो गया, अब ये दोनों हाउस से, लोकसभा और राज्यसभा से इसको पारित होने के लिए रखा जाएगा, और दोनों हाउस से पारित होने के पश्चात फिर इस पर, दोनों हाउस से पारित होने के बाद अगर राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देता है तो यही बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा या कानून बन जाएगा। तो इस बात को आप हमेशा थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि बिल और एक्ट का पहले कहीं ड्राफ्ट होता है जो संसद के दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर लग जाता है तो यही बिल आपका क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, या एक्ट बन जाता है, या इसी को बोलते हैं हम कि कानून बन जाता है, ठीक है। तो इतना बात आप समझ गए होंगे, इतना हमको पता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे देख लेते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा का स्ट्रेंथ क्या है, लोकसभा और राज्यसभा का। तो अगर लोकसभा की बात करेंगे, लोकसभा में तो अभी यहाँ पे टोटल 543 मेंबर लोकसभा के हैं। अगर अब राज्यसभा की बात करें तो 245 मेंबर कहाँ पे हैं, राज्यसभा में हैं। कोई भी बिल पार्लियामेंट में आता है तो कोई भी बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। किसी एक हाउस से बिल पारित होकर आप काम नहीं चला सकते हैं, दोनों हाउस से पारित होना अनिवार्य है, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर लगना भी इस पे क्या है, अनिवार्य है, तभी ये एक्ट में परिवर्तित हो पाएगा, अदरवाइज ये एक्ट में परिवर्तित नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इन चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो आप ये समझ गए, तो 543 और 245। अब ऐसे ही अगर स्टेट के विधानमंडल की बात करें, विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल में भी 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 2 सदन हैं। एक को बोलते हैं हम विधानसभा, एक को बोल देते हैं हम विधानसभा, और एक को बोल देते हैं हम विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक है। यहाँ पे जो लोग जाकर बैठते हैं उनको बोलते हैं हम एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और यहाँ पे जो लोग जाकर बैठते हैं उनको बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो भारत के मात्र 6 राज्य में ही ये दोनों सदन है, बाकी सभी राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, विधानसभा है। तो यहाँ से भी कोई, नीतीश कुमार को भी कोई कानून बनाना होगा तो विधानसभा में जाएगा, फिर विधान परिषद में जाएगा, और यहाँ पे राष्ट्रपति की नहीं, यहाँ पे राज्यपाल का हस्ताक्षर लगेगा, और जैसे ही राज्यपाल का हस्ताक्षर लग जाएगा ये बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। अब यही बिल संसद से या फिर विधानमंडल से कैसे पारित होता है, साधारण बहुमत से पारित होता है या प्रभावी बहुमत से कौन सा बिल पारित होता है, इसी पारित होने की पूरी प्रक्रिया के बारे में आज का डिस्कशन है कि साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, ये सब क्या होता है, ठीक है। तो इतना बात समझ गए। नेक्स्ट कुछ और मिसलेनियस बातें समझते हैं। अब मान लो कि लोकसभा की मीटिंग चल रही है, तो लोकसभा की मीटिंग में कौन कौन, एक होता है प्रेजेंट, मतलब कौन कौन उपस्थित हो सकता है, पहली बात। दूसरा होता है कि वोटिंग राइट्स किसके किसके पास होगी, मतलब कोई भी बिल अगर पारित करने के लिए रखा जाता है पार्लियामेंट के अंतर्गत तो कौन कौन से लोग मतलब ये पार्लियामेंट में जाकर बैठ सकते हैं और कौन कौन लोग इसमें वोटिंग कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझने होगी, प्रेजेंट एंड वोटिंग करने वाला।
अब मान लो कि 5 से 43 लोकसभा के सांसद हैं, तो आपको भी पता है कि लोकसभा के सांसद हैं, अच्छा इनको भी हम एमपी ही बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और यहाँ पे भी जो लोग जाकर बैठते हैं उनको भी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बोलते हैं, ठीक है। इनको लोकसभा का सांसद बोलते हैं, इनको राज्यसभा का सांसद बोलते हैं। अब जब लोकसभा की मीटिंग होगी तो कौन कौन इसमें जाकर बैठ सकता है, तो ये तो 5 से 43 लोग जाकर बैठेंगे। चूँकि ये लोकसभा के मेंबर हैं तो इनके पास वोटिंग अधिकार भी होगा, मतलब पार्लियामेंट में कोई बिल पारित करने के लिए रखा जाता है तो इन लोगों के पास वोटिंग अधिकार है और ये लोग वोट जाकर दे सकते हैं, पहली बात। इनके अलावा कोई बैठ सकता है कि नहीं, तो इनके अलावा राज्यसभा के वैसे सदस्य जो कोई मंत्री के पद पे है, राज्यसभा के वैसे सदस्य जो किसी मंत्री के पद पे है या मंत्री परिषद का मेंबर है, तब वो जाकर लोकसभा में बैठ सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं, लोकसभा में बैठ सकता है, लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। ध्यान रखें, राज्यसभा के वैसे सदस्य या मंत्री परिषद का कोई भी मेंबर अगर वो लोकसभा का राज्यसभा का सदस्य है तब भी वो जाकर लोकसभा की कार्रवाई में बैठ सकता है, परंतु इसके पास वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। वोटिंग का अधिकार नहीं होगा इन द सेंस, क्योंकि ये राज्यसभा का मेंबर है इसलिए अपना वोटिंग राज्यसभा में देगा, इसलिए लोकसभा में जाकर बैठ सकता है, लेकिन बोल सकता है, अपना विचार रख सकता है, लेकिन वोटिंग राइट इसके पास अधिकार नहीं होगा। तो प्रेजेंट होने वाले लोगों की संख्या तो बढ़ सकती है, लेकिन वोटिंग राइट सिर्फ 5 से 43 लोगों के पास होगा। यानी जब भी किसी बिल पे वोट किया जाएगा तो यही 5 से 43 लोग उसमें क्या करेंगे, वोट करेंगे। पहला बात तो ये समझ गए। इनके अलावा भारत में एक व्यक्ति और है जिसका नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी को भी अधिकार है कि संसद के मीटिंग में जाकर बैठ सकता है। एकमात्र भारतीय व्यक्ति, मतलब एकमात्र ऐसा व्यक्ति है पूरे भारत में कि जो पार्लियामेंट का मेंबर न रहते हुए भी संसद की कार्रवाई में जाकर बैठ सकता है, संसद की कार्रवाई में जाकर भाग ले सकता है और वहाँ पे उपस्थित हो सकता है। लेकिन चूंकि ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट का भाग, मतलब न तो लोकसभा का सदस्य है न तो राज्यसभा का सदस्य है, इसलिए इसके पास वोटिंग का अधिकार नहीं है, लेकिन ये जाकर बैठ सकता है। बात समझ में आया? नेक्स्ट, अब राज्यसभा की कार्यवाही में कौन कौन लोग भाग ले सकते हैं। राज्यसभा की जब मीटिंग होगी तो इसके कार्यवाही में कौन कौन लोग भाग लेंगे, तो राज्यसभा की कार्यवाही में देखो कौन कौन भाग लेंगे। राज्यसभा की कार्यवाही में ये 245 लोग तो भाग लेंगे ही, साथ ही साथ वैसे मंत्री जो लोकसभा के भी सदस्य हैं, मंत्री के पद पे हैं और वो लोकसभा के सदस्य हैं, वो भी राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लें। जैसे मतलब मान लो कि अपने प्राइम मिनिस्टर हैं, ये लोकसभा के मेंबर हैं, वाराणसी लोकसभा सीट से एज ए सांसद ही आते हैं, ठीक है। लेकिन इनको राज्यसभा की जब भी कार्रवाई होगा पूरा इनको स्वतंत्रता है कि ये राज्यसभा की कार्रवाई में जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं। लेकिन एक बात दिमाग में रखना है कि ये विचार रख सकते हैं लेकिन वोटिंग राइट इनके पास नहीं होगा, क्योंकि ये सांसद हैं कहाँ के, लोकसभा के। राज्यसभा में जाकर उपस्थित हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन इनको वोट करने का अधिकार नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये भी समझ लीजिए कि मान लीजिए कि अपने गोपालगंज के सांसद की बात करें तो अपने गोपालगंज के सांसद आलोक कुमार सुमन लोकसभा के मेंबर हैं, लेकिन ये राज्यसभा की कार्रवाई में जाकर भाग नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये किसी मंत्री के पद पे नहीं है। राज्यसभा की कार्रवाई में वही लोग भाग ले सकता है, ये 245 और साथ ही साथ वैसे मंत्री जो लोकसभा के सदस्य हैं। इतना बात समझ के साथ ही साथ अभी बताया कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी जो भारत का महान्यायवादी है, भारत के महान्यायवादी के पास भी अधिकार है कि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, विचार रख सकता है, लेकिन इसके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होगा क्योंकि ये संसद का सदस्य नहीं है, मतलब ये संसद का मेंबर नहीं है। जब तक संसद का सदस्य नहीं रहेगा तब तक इसको वोटिंग राइट प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पहले जानकारी आपने इकट्ठा कर लिया और बेसिक हम बातें समझ गए कि बिल क्या होता है और एक्ट क्या होता है। बिल एक्ट बनने के पहले का प्रोसीजर है, पार्लियामेंट के दोनों सदनों से ये पारित होता है, पारित होने के बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर लगता है तो ये बन जाता है कानून, और कानून को कार्यपालिका क्या करती है, लागू करती है। पहली बात, अगर स्टेट को कानून बनाना होगा तो स्टेट भी सेम प्रोसीजर के साथ अपने विधानमंडल में इस बिल को लाएगी। अगर एक सदन है तो केवल ये विधानसभा से पारित होगा, अगर दोनों सदन है तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों से पारित होगा, और पारित होने के पश्चात ये आपको मतलब राज्यपाल के लिए हस्ताक्षर के लिए जाएगा, और राज्यपाल जैसे ही हस्ताक्षर कर देगा वो कानून बन जाएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, बिहार सरकार को दारूबंदी पे कानून बनाना है कि पूरे बिहार में लिकर को बैन कर देना है, तो दारूबंदी पे कानून बनना है तो इसके लिए एक बिल बनाएगी बिहार सरकार और इस बिल को पार्लियामेंट में रखेगी।
सॉरी बिल को बिहार विधानमंडल में रखेगी। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से ये पारित होगा और पारित होने के पश्चात राज्यपाल का हस्ताक्षर लगेगा और राज्यपाल का हस्ताक्षर लेने के बाद ये कानून बन जाएगा और फिर पूरे बिहार में ये लागू हो जाएगा। तो कुछ ये बेसिक बातें बहुमत को समझने के लिए। अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि बहुमत कितने प्रकार का होता है और बारी बारी से साधारण बहुमत और प्रभावी बहुमत इस पर हम बातचीत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो सबसे पहले हम लिखे हैं सिंपल मेजोरिटी और साधारण बहुमत। थोड़ा ध्यान से समझना है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। जितना बेहतर तरीके से आप समझेंगे आप ही को मतलब फ़ायदा होगा पॉलिटी पढ़ते समय। नहीं तो सामान्यतः बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं और रट्टा लगाने लगते हैं। एक बार चीज़ों को आप समझ जाएंगे तो फिर आप भी इन सारी चीज़ों को पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो साधारण बहुमत या सिंपल मेजोरिटी क्या कहता है? दो बातों को समझना है। उपस्थित, पहला बात तो यहाँ पे लिखा हुआ है उपस्थित, और दूसरा लिखा है वोटिंग, मतलब वोट करने वाले। कहने का मतलब अगर लोकसभा से पारित होना है तो लोकसभा में उपस्थित भी होना चाहिए और उसको वोटिंग का अधिकार भी होना चाहिए। उपस्थित और वोटिंग करने वाले सदस्यों का बहुमत, और बहुमत बोले तो बहुमत अर्थात 50% + 1, यानी किसी बिल को पारित होने के लिए साधारण बहुमत चाहिए तो आपके लिए दो कंडीशन चाहिए, एक तो प्रेजेंट और दूसरा वोटिंग करने वाला। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% + 1, 50% + 1 चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं साधारण बहुमत। जैसे मान लो कि लोकसभा से कोई बिल पारित करना है लोकसभा से, और लोकसभा में 100 ही सांसद उपस्थित हुए, तो 100 ही सांसद का उपस्थित और मतदान करने वाले का 50% + 1। अगर 51 लोगों ने इसके पक्ष में वोटिंग कर दिया तो ये बिल लोकसभा से क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% + 1। या दूसरा कंडीशन हम ले सकते हैं, मान लो कि लोकसभा का जब ये बिल पारित होने के लिए 543 के 543 सदस्य उस दिन लोकसभा में उपस्थित हो गए, तो 50% + 1 निकालेंगे तो बिल को पारित होने के लिए 272 वोटिंग इसके साथ होगा, तब ये बिल क्या होगा? पारित होगा। ठीक है, और आपसे पूछे कि क्या सर 50 सदस्य उपस्थित हो तो 26 पे ये बिल पारित होगा? तो ये बिल पारित नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा में एक शब्द आप पढ़े होंगे कि एक कोरम, यानी लोकसभा की कार्रवाई को चालू स्टार्ट करने के लिए कम से कम 10% सदस्यों का उपस्थित होना क्या है? अनिवार्य है। तो 543 का 10% निकालेंगे तो होगा 55, तो कम से कम 55 सदस्य उपस्थित होने आवश्यक है, तभी लोकसभा की कार्रवाई स्टार्ट हो सकती है। तो ये वाला कंडीशन लागू नहीं होगा, क्योंकि ये कितने सदस्य उपस्थित हैं? 50। ठीक है, तो उपस्थित भी होना चाहिए और वोटिंग करने वाला भी होना चाहिए। तो उपस्थित और वोटिंग करने वाले सदस्यों का 50% + 1 लग जाता है, तो इसको बोलते हैं साधारण बहुमत। सबसे सिंपल और सबसे आसान बहुमत इसको माना जाता है, क्योंकि सरकार के पास लोकसभा में बहुमत होता है, इसलिए सरकार इसको आसानी तरीके से लोकसभा से कोई भी बिल साधारण बहुमत से इसको आसानी से पारित करा सकती है। ठीक है, अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है? तो साधारण विधेयक को पारित कराने में। विधेयक हम आपको बताएं, विधेयक टोटल 4 प्रकार का होता है, वो डेली वाले क्लास में सब आगे पढ़ेंगे हम पार्लियामेंट, तो वहाँ पे एक टॉपिक आएगा बिल और एक्ट, ये पूरा प्रक्रिया कैसे चलता है, वहाँ पे विधेयक का प्रकार पढ़ेंगे। 4 प्रकार का विधेयक होता है। एक होता है साधारण विधेयक, एक होता है धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक, एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। तो ये टोटल 4 प्रकार के बिल पार्लियामेंट में रखे जाते हैं। ठीक है, साधारण विधेयक किसको बोलते हैं आगे डिटेल क्लास में कभी मिल जाएगा, बस इतना समझ लीजिए। वित्त विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक नहीं है तो बाकी सारे विधेयक साधारण विधेयक के नाम से जाने जाते हैं। तो साधारण बहुमत से साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये तीनों प्रकार के विधेयक पारित हो सकते हैं। आर्टिकल 2 में कोई परिवर्तन करना है, अनुच्छेद 3 में कोई परिवर्तन करना है, विधान परिषदों का निर्माण एवं समापन। अभी देखें ना, हम बताएं कि बाकी 6 ही राज्य में विधान परिषद है, तो 6 राज्यों में से अगर मान लो किसी इसके अलावा किसी राज्य में विधान परिषद को बनाना है या कहीं पे है विधान परिषद उसको समाप्त करना है, तब भी वो भी प्रक्रिया किस बहुमत से होगी? साधारण बहुमत से ही उसको भी फाइनल करना पड़ेगा। तो साधारण बहुमत मतलब 2 बातें दिमाग में रखना है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% + 1। अगर 543 के 543 तो चाहिए कितना? 272। अगर मान लो कि 270 लोग भी वोटिंग किया तब भी ये बिल पारित नहीं होगा, क्योंकि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% + 1 कितना होता है? 272 होता है। ठीक है, तो आई होप ये साधारण बहुमत काफ़ी सिंपल है, आप इसको समझ लिए होंगे कि उपस्थित हो और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% + 1, 55 से कम नहीं होना चाहिए, कि पार्लियामेंट की कार्रवाई को चालू होने के लिए 10% कोरम की क्या होती है? आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आगे समझते हैं हम इफेक्टिव मेजोरिटी, या इसको हम बोलते हैं प्रभावी बहुमत। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साधारण बहुमत से। बोर्ड पे देखिए, तत्कालीन एवं प्रभावी सदस्यों का बहुमत। बहुमत बोले तो 50% + 1। ध्यान से समझिएगा क्या कर रहा है? तत्कालीन एवं प्रभावी सदस्य। तो पहले यही समझ लेते हैं कि प्रभावी सदस्य क्या होता है।
उसके बाद से तो 50% प्लस 1 लगा ही देना है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो प्रभावी सदस्य बराबर होता है कुल सदस्य, यानी लोकसभा में या राज्यसभा में या विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं, माइनस रिक्त पदों की संख्या, माइनस रिक्त पदों की संख्या। मान लो कि रिक्त पद कैसे, मान लो कि 543 लोकसभा का सीट है, 543 लोकसभा सीट पे चुनाव हुआ, परंतु किसी सांसद की मृत्यु हो गई, हालांकि ऐसा ना होना चाहिए, सांसद की मृत्यु हो गई, किसी ने त्यागपत्र दे दिया, या फिर किसी को पार्टी के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया, या किसी अन्य कारण से कोई भी पद रिक्त होता है, हालांकि वहाँ पे 6 महीने के बाद, जैसे अभी राहुल गांधी का ही सदस्यता खत्म हुआ है तो उनका पद खाली हुआ है, हालांकि 6 महीने के बाद वहाँ पे बाई इलेक्शन यानी उपचुनाव करा लिया जाता है, परंतु कभी कभी पद रिक्त भी होता है, ठीक है। तो जितनी कुल संख्या है उसमें से रिक्त पदों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तब हमारा निकल जाएगा प्रभावी सदस्यों की संख्या, प्रभावी सदस्यों की संख्या। हम मान लो कि लोकसभा में टोटल 543 सीट है, इसमें से मान लेते हैं कि 23 सीट रिक्त है यानी खाली है, जिसमें से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है, कुछ लोग त्यागपत्र दे दिए हैं, कुछ लोगों को बर्खास्त कर दिया गया, कुछ ऐसे समझ लिए बर्खास्त कर दिया है, यानी किन्हीं कारणों से अगर पद रिक्त है तो उसको माइनस कर देंगे। तो टोटल कितने अभी प्रभावी सदस्यों की संख्या लोकसभा में कितनी बची, 520। लोकसभा में प्रभावी सदस्यों की संख्या कितनी बची, 520। अब प्रभावी बहुमत क्या होता है, प्रभावी सदस्यों का बहुमत यानी 50% प्लस 1। अब ये 520 का 50% प्लस 1 करेंगे तो 520 का 50% प्लस हो जाएगा 261, यानी 261 वोटिंग जब तक इसके पक्ष में नहीं पड़ेगा तब तक ये बिल पारित नहीं होगा। अगर इससे कम रहता है तो बिल पारित नहीं होगा, अगर 261 है इससे ज़्यादा है तो फिर ये बिल क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट से यानी सॉरी लोकसभा से ये क्या हो जाएगा, पारित। अब आप सोच रहे हैं सर वोटिंग 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 मतलब क्या, हम मान लो कि जीएसटी बिल है उसको एक्ट बनवाना है तो लोकसभा में आएगा इसको वोटिंग कराने को। वोटिंग कराने के भी दो माध्यम, एक होता है ध्वनि मत से ध्वनि मत से पारित कराना। ध्वनि मत उसको बोलते हैं ध्वनि मत कि मान लो कि लोकसभा स्पीकर अपने सिटिंग चेयर पे बैठा हुआ है और जैसे बिल पारित होने के लिए आएगा बोलेगा यस वाले हाथ उठाए यस जोर से, नो वाले होता है नो, तो वैसा अंदाजा लगा लेगा कि इस यस वाले का मतलब ज़्यादा आवाज़ है तो पारित, इसको बोलते हैं ध्वनि मत। लेकिन अगर कोई एक भी सांसद ऑब्जेक्शन करता है कि नहीं हमको ध्वनि समझ में नहीं आया, इस पर वोटिंग कराइए, तो सभी सांसदों के पास होता है वो वोटिंग के लिए वहाँ पे और उस पर यस नो की वोटिंग करनी होती है, ठीक है। तो प्रभावी बहुमत में प्रभावी सदस्यों का बहुमत, ठीक है, रिक्त पदों को माइनस करके इसको निकालेंगे। अब इसका प्रयोग कहाँ से होता है, तो इसका प्रयोग होता है, देख लीजिए यहाँ पे बोर्ड पे, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए इसका प्रयोग होता है। मतलब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा का यहाँ पे स्पेशली अगर मेंशन करें तो राज्यसभा से ये बिल पारित होता है, राज्यसभा का प्रभावी बहुमत चाहिए। उसके बाद से अगर बात करें तो लोकसभा के साधारण बहुमत से ये उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। फिर उपसभापति को हटाना हो, राज्यसभा के उपसभापति को, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाना हो, विधानसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का हटाना हो, या विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति को हटाना हो, तो इन तमाम पदाधिकारियों को हटाने के लिए कौन से बहुमत चाहिए, प्रभावी बहुमत चाहिए, या फिर इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति को हटाने के लिए जो बहुमत चाहिए उसको हम बोलते हैं प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी से ये लोग अपने पद से हट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक है पूर्ण बहुमत, या इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, कुल सदस्यों का बहुमत। अब यहाँ पे देखिए पूर्ण बहुमत किसको बोलते हैं, कुल सदस्यों का बहुमत यानी 50% प्लस 1। साधारण बहुमत में क्या देखें, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% प्लस 1। प्रभावी बहुमत में क्या देखें, प्रभावी सदस्यों का 50% प्लस 1। लेकिन पूर्ण बहुमत का मतलब होता है कि कुल सदस्यों का, कुल कितने सदस्य उसका पूर्ण बहुमत। इसका प्रयोग सामान्यतः सरकार बनाने, केंद्र या राज्य सरकार बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो कि लोकसभा में यानी प्रधानमंत्री के लिए सरकार बनाना है तो यहाँ पे 543 टोटल सदस्य है, 543 का 50% प्लस 1 यानी 272, यानी लोकसभा का चुनाव हुआ, अगर किसी पार्टी को 272 या इससे अधिक सीट मिल गया तो ऐसा माना जाता है कि लोकसभा में किसी पार्टी का पूर्ण बहुमत है। जैसे अगर वर्तमान में बात करें तो बीजेपी के पास यानी भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में लगभग 300 प्लस सीट है। इसका मतलब क्या है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत है, पूर्ण बहुमत है। बात समझ में आया, पूर्ण बहुमत मतलब कुल सदस्यों का 50% प्लस 1। एक एग्जाम्पल और लेकर हम आपको लेटेस्ट, मान लो कि अभी चुनाव हुआ कर्नाटक का चुनाव हुआ जहाँ पे टोटल विधानसभा सीट है लगभग 224।
अब 224 विधानसभा सीट हुआ, यहाँ पे बहुमत के लिए कितना चाहिए, 113 जिसके पास होगा वो बहुमत पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे कांग्रेस जो चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस को यहाँ पे 135 सीटें विधानसभा में प्राप्त हुई। तो इसका मतलब क्या कि कांग्रेस के पास फुल मेजोरिटी है, या इसको बोलते हैं पूर्ण बहुमत है। अब आराम से ये वहाँ पे सरकार बना ली है और कांग्रेस यहाँ पे सरकार काम कर रही है, ठीक है। तो कुल सदस्यों का मतलब बहुमत चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान में रखना है पूर्ण बहुमत, मेजोरिटी यानी फुल मेजोरिटी क्या होता है। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट बात करेंगे तो विशेष बहुमत। काफ़ी अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है विशेष बहुमत, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब ये विशेष बहुमत भी अच्छा, बाकी साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत और इसके साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो अभी देखें हम पूर्ण बहुमत, वहाँ पे देख रहे थे 50% प्लस 1, लेकिन यहाँ पे देखना अब 2/3। विशेष बहुमत का मतलब ही होता है कि 2/3, या इसको बोलते हैं 2/3। ये 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी विशेष बहुमत 1, विशेष बहुमत 2, विशेष बहुमत 3, ठीक है। और हमेशा दिमाग में रखना है कि विशेष बहुमत जब भी होगा यानी यहाँ पे सदस्यों का कितना अप्लाई होगा, 2/3, ठीक है। आइए हम बात कर लेते हैं विशेष बहुमत 1 के बारे में, ठीक है। तो विशेष बहुमत 1 के बारे में यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं, ध्यान से थोड़ा सा समझना है। अब यहाँ पे कर रहा है उपस्थित हो और मतदान करने वाला हो, यानी प्रेजेंट भी हो और वोटिंग करने वाला हो। उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3। साधारण बहुमत में था 50% प्लस 1, यहाँ पे चाहिए 2/3। जैसे मान लो कि राज्यसभा में कोई बिल पारित करना है और 180 सदस्य उपस्थित है और 180 सदस्य ही मतदान करने वाले हैं, तो 180 सदस्यों का 2/3 लगाएंगे, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं 120। अगर बात करें लोकसभा में सपोज करो कि 300 सदस्य उपस्थित हैं, तो इसका 2/3 कितना, 200। हो सकता है कि लोकसभा में 90 सदस्य ही उपस्थित है, कोई दिक्कत नहीं भाई, इसी का 2/3 निकालेंगे, जहाँ पे विशेष बहुमत 1 की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो 2/3 निकालेंगे तो कितना, 60। बात आपको समझ में आया। मान लो 110 ही सदस्य उपस्थित है, तो इसी का 2/3, यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, बंद कर दो, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, इस बात को दिमाग में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS IPS ऐसे करके ऑल इंडिया जो सर्विसेज होता है, इसके गठन के लिए आपको चाहिए विशेष बहुमत 1। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है, इसके लिए भी 249 आर्टिकल, मतलब इसके लिए भी जो बहुमत चाहिए वो चाहिए आपको विशेष बहुमत 1, यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। तो इसका प्रयोग ऑल इंडिया सर्विसेज यानी अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के लिए और अनुच्छेद 249 के तहत संसद को राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार देने के लिए जो विधेयक पारित होगा उसको हम बोलते हैं विशेष बहुमत 1 से वो क्या होगा, पारित होगा, ठीक है। ये बात समझ गए। नेक्स्ट थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, विशेष बहुमत 2। ये थोड़ा सा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और आपको दिमाग का दही बना देगा ये, फिर भी आप टेंशन मत लीजिए, हम समझा रहे हैं तो आपको समझ में आना मतलब स्वाभाविक है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। 2 कंडीशन यहाँ पे एक साथ चाहिए कि उपस्थित एवं मत करने वाले सदस्यों का 2/3 भी होना चाहिए और कुल सदस्यों का बहुमत यानी टोटल सदस्यों का 50% प्लस 1 भी चाहिए। तो दिक्कत यहाँ पे समझने में आपको इसलिए आएगी कि दोनों कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। बात समझ में आया? कहने का मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 भी हो, लेकिन ये कुल सदस्यों का क्या हो, 50% प्लस 1 भी हो, ठीक है। जैसे देख लो अभी कैसे 3 केस हम यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहले केस 1, माना कि लोकसभा में टोटल उपस्थित सदस्य हैं 300% और वोटिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका 2/3 लगाएंगे, 2/3 तो 2/3 लगाएंगे तो 2/3 लगाएंगे तो उपस्थित हैं 2/3 तो कटाएंगे तो इसका कितना आएगा, 200। 2/3 है, कोई दिक्कत नहीं भाई, 2/3 है 200। बट ये लोकसभा का बहुमत नहीं है, लोकसभा का टोटल 543 सीट है, 543 का 50% प्लस 1 कितना होता है, 272। यहाँ पे क्या करें कि 2/3 भी होना चाहिए और 2/3 के साथ साथ ये कुल सदस्यों का बहुमत भी होना चाहिए। बात समझ में आया? तो दोनों कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, दोनों कंडीशन को, ठीक है। कुल सदस्यों का बहुमत भी हो और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को। तो यहाँ पे तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 है, लेकिन ये कितना है, 200 है। 272 चाहिए टोटल का बहुमत, इसलिए यहाँ से ये बिल पारित नहीं होगा। केस नंबर 2, केस नंबर 2 देखिए, बिल पास ना होगा यहाँ पे लिखा हुआ है। केस नंबर 2 देखिए, लोकसभा केस नंबर 2 में देख रहे हैं, लोकसभा
मान लो कि 510 सदस्य प्रेजेंट हुए, प्रेजेंट पी मतलब प्रेजेंट। अच्छा, ये सब स्लाइड हम टेलीग्राम चैनल पे भी भेज देंगे, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज, कैपिटल लेटर में आप पूरा ये डालेंगे, आपको ये लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 कंडीशन एक साथ चाहिए, 2/3 भी चाहिए, 50% +1। केस 1 में देखें कि ये 2%, 200 तो हो गया, ये 2/3 तो हो गया, लेकिन ये 50% +1 से क्या है, कम है, तो ये बिल यहाँ से पारित नहीं होगा। केस 2 देखते हैं। उपस्थित हुए 500 सदस्य वोटिंग करने वाले हैं, जिसमें से 300 लोगों ने इसके पक्ष में मतदान किया, 300 लोगों ने इसके पक्ष में मतदान कर दिया। अब ये वाला कंडीशन इसने फॉलो कर लिया, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि इसमें दोनों चाहिए, दोनों इन द सेंस कि 2/3 और 50% प्लस। इस कंडीशन में देखिए 2/3 तो है, लेकिन 50% +1 नहीं है। इस कंडीशन में 50% +1 है, लेकिन 2/3 नहीं है, क्योंकि 510 का 2/3 निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा, 340, लेकिन यहाँ पे वोटिंग कितना हुआ है, 300। तो इस कंडीशन में भी ये बिल पारित नहीं होगा या बिल पास नहीं होगा। थोड़ा ध्यान से इसको समझिए कि यहाँ पे 2 कंडीशन एक साथ चाहिए। सबसे कॉम्प्लिकेटेड यही है, एक तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 हो, और साथ ही साथ कुल सदस्यों का भी बहुमत हो, दोनों एक साथ। थोड़ा सा मतलब ये काफ़ी ज़्यादा टफ होता है सरकार को, अगर विशेष बहुमत सेकंड प्रकार से अगर कोई भी बिल पार्लियामेंट से पारित कराना होता है तो इसमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि कम से आपको हाईएस्ट एक वोटिंग चाहिए कि 2/3 भी हो और 50% +1 से ज़्यादा हो। तो फिर एक केस नंबर 3 देखते हैं कि कैसे बिल पारित होगा। बोर्ड पे देखो, केस नंबर 3। अब लोकसभा में मान लेते हैं कि 510 सदस्य उपस्थित मतलब प्रेजेंट हैं और ये वोटिंग करने वाले भी हैं, जिसमें से 350 सदस्यों ने पक्ष में मतदान कर दिया। 510 में से जो वोटिंग हुआ तो एक तरफ 350 लोग यस में मतदान किए और बाकी लोग नो में मतदान किए। अब देख लेते हैं कि इस कंडीशन में बिल पारित होगा कि नहीं। तो दोनों कंडीशन चाहिए, एक तो टोटल सदस्यों का 2/3 भी होना चाहिए, और साथ ही साथ टोटल सदस्यों का 2/3 भी हो, और साथ ही साथ टोटल सदस्यों का बहुमत भी हो, यानी 50% +1 यानी 272 भी हो। तो देख लेते हैं, यह 2/3 तथा 50% +1 दोनों है, क्योंकि 510 का 2/3 निकालेंगे, 510 का 2/3 तो 340, तो 340 यहाँ पे वोटिंग कितना हो गया है, 350, यानी 2/3 से क्या है, ज़्यादा है। दूसरा 50% +1 से, क्योंकि 50% +1 कितना हो जाएगा, 272, ये 272 से भी क्या है, ज़्यादा है। तो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए बिल पास हो जाएगा या पारित हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा थोड़ा सा आप इसको देखिए, दिमाग लगाइए, दिमाग, ठीक है, आराम से समझ में आएगा। वीडियो को थोड़ा पॉज करके सोचिए, समझिए और इस पर बातचीत करिए। हालांकि जो क्लास के स्टूडेंट हैं उन क्लास के स्टूडेंट को एक बार ये सारा चीज़ें क्लास में भी डिस्कस की जाएंगी, या फिर कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेना हालांकि ज़रूरी है, स्पेशली बीपीएससी फाउंडेशन बैच जो शाम को 4 बजे से, उनके लिए तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना है। और साथ ही साथ 8 बजे से जो पॉलिटी का बैच चल रहा है उनके लिए भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, इसको भी देख लेना है, ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ पर होगा, कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग को हटाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो बहुमत चाहिए वो विशेष बहुमत सेकंड वाला ही चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए भी यही चाहिए। संविधान संशोधन अनुच्छेद 367 के तहत जो होता है आपको इसी बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, यानी विशेष बहुमत सेकंड वाले प्रकार की बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, जिसको विशेष बहुमत का दूसरा प्रकार बोलते हैं, जिसमें 2 कंडीशन को एक साथ फुलफिल करना चाहिए। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% +1 भी हो, और साथ ही साथ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% +1 भी हो, और साथ ही साथ अगर बात करें तो टोटल सदस्यों का बहुमत भी साथ साथ में हो। इसमें इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब इनको हटाने के लिए। नेक्स्ट, विशेष बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत 3, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिए। अब यह घर है कुल सदस्यों का 2/3, उपस्थित मतदान करने वाला 50%, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुल सदस्यों का कितना, 2/3। यानी अगर लोकसभा से ये बिल पारित करना है तो लोकसभा में टोटल सदस्य 543, इसका चाहिए 2/3, 2/3 लगभग 362। जब तक वोटिंग नहीं पड़ेगा ये बिल पार्लियामेंट से पारित नहीं होगा। अगर 362 या इससे अधिक पड़ गया तो ये बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। राज्यसभा में अगर बात करें तो राज्यसभा में 245। अब 245 का 2/3
2/3 होगा 164 लगभग। अब 164 वोट पड़ गया तो बिल पास, और नहीं पड़ा तो बिल पास नहीं। ठीक है, तो कुल सदस्यों का चाहिए 2/3। ध्यान से थोड़ा इसको समझना है, कुल सदस्यों का 2/3। ठीक है, इसका प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुच्छेद 161 के तहत महाभियोग में किया जाता है। बात समझ में? विशेष बहुमत 3 का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है। विशेष बहुमत का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है। सामान्यतः आप किताबों में देखते होंगे कि महाभियोग का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए, कैग को हटाने के लिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए लिख दिया गया। ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के हटाने के लिए महाभियोग की चर्चा आर्टिकल 61 में बजाबते की गई है कि इस प्रक्रिया से राष्ट्रपति हटेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ अन्य न्यायाधीश या हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इनके लिए विशेष बहुमत 2 चाहिए, विशेष बहुमत 2। तो राष्ट्रपति के बहुमत में विशेष बहुमत 3 और इन लोगों के बहुमत में विशेष बहुमत 2, दोनों अलग अलग है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा बहुमत और बहुमत का प्रकार। हमने डिस्कस किया आपको साधारण बहुमत के बारे में, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% + 1। हमने डिस्कस किया आपके प्रभावी बहुमत के बारे में, प्रभावी सदस्यों का 50% + 1। प्रभावी बहुमत कितना होता है? जो सीट होता है उसमें से जो रिक्त पद है उसको माइनस कर देते हैं, तो प्रभावी बहुमत। हमने डिस्कस किया आपको पूर्ण बहुमत के बारे में। ये सामान्यतः इलेक्शन के समय इसका उपयोग किया जाता है। टोटल जितना सीट है उसका 50% + 1। एग्जाम्पल हमने दिया हाल ही में हुए कर्नाटक चुनाव, जहां पे ये 224 सीटों में से 135 सीट कांग्रेस ने जीता और इसको बोला गया कि ये कंप्लीट फुल मेजोरिटी में, नहीं पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इसके साथ हम बात किए विशेष बहुमत के 3 प्रकार के बारे में। विशेष बहुमत 1, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, ऑल इंडिया सर्विसेज के गठन हो या फिर राज्यसभा को राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार देना हो, ये सारा होता है विशेष बहुमत 1 से। नेक्स्ट हम देखें विशेष बहुमत 2, जहाँ पे 2 कंडीशन एक साथ चाहिए। 2 कंडीशन इन द सेंस अगर बोले तो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 भी होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको अगर बात करें तो टोटल सदस्यों का बहुमत भी होना चाहिए। ठीक है, एक इसका प्रयोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीशों को हटाने के लिए, कैग को हटाने के लिए, संविधान संशोधन को करने के लिए, उसके साथ कैग को हटाने के लिए, उसके साथ साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए किया जाता है। एक पढ़े विशेष बहुमत 3। विशेष बहुमत 3 में हमने देखा कि इसका प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के लिए आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग जब लगाया जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये सारा बहुमत का टॉपिक था। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई दोबारा देखिए, फिर भी नहीं समझ में आई, जब क्लास आप आएँ उस समय आप इसको देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट करके बताएं, लाइक कर दें, शेयर करें, अपने दोस्तों को के पास भी भेजें कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक को भी समझ पाएँ। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।